मिनाहल तुम जाके रामीन को बुला कर लाओ, एहसन बहुत ज्यादा रो रहा है, मुझसे तो चुप ही नहीं हो रहा। शायद इसे भूख लगी है। रामीन अपने कमरे में हो गई, न जाने इतनी देर वहां पर क्या कर रही है। साजिदा बेगम ने मिनाहल से कहा तो वो फौरन वहां से उठकर चली गई। मिनाहल तेज तेज कदमों के साथ सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर पहुंच गई थी। रामीन अपने कमरे में बैठी बालों में कंघा कर रही थी। रामीन आपी आपको चची बुला रही हैं, एहसन बहुत ज्यादा रो रहा है, मासूम सी 15 साल की मिनाहल ने फूलते हुए सांस के साथ कहा तो रामीन मुस्कुराने लगी। मिनाहल कुछ नहीं होता, बच्चा है, बच्चे तो ऐसे रोते रहते हैं, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? बस मैं भी बालों में कंघा करके आ रही हूँ। रामीन ने इसे भेजना चाहा मगर वो वहां से ना गई। रामीन आपी मैं आपको लेकर जाऊंगी, चची बहुत परेशान हो रही हैं और एहसन ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। अगर आप कहिए तो मैं इससे ऊपर ले आऊं। जैसे मिनाहल ने यह कहा तो रामीन नफी में सर हिलाने लगी। तुम ना उठाओ इसे, ये ना हो कि तुमसे गिरे जाए मेरा बच्चा, मैं खुद नीचे चलती हूँ। ये कहते साथ ही रामीन कुर्सी से उठ खड़ी हुई और इसके साथ आने लगी। मिनाहिल सीढ़ियां उतरते हुए ये बात सोचती हुई आ रही थी कि क्या मैं बच्चा नहीं उठा सकती। इसके दिल को बहुत बुरा लगा था लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पाई थी। अब वो दोनों ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। रामीन ने एहसन को संभाल लिया था और वो खामोश भी हो गया। ये देखकर मनाहिल बहुत हैरत ज़दा बैठी थी। ऐसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर रामीन आपी ने एहसन को कैसे चुप करवा लिया। इन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा था, बस अपनी गोद में उठाया है। वो भोली भाली मिनाहिल ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या वाकई में माए बच्चों को खामोश करवा लेती हैं। चची आपसे एक बात पूछूं? मिनाहिल ने जहन पर जोर देते हुए कहा तो साजिदा बेगम मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला गई। वो कहने को तो चची थी मगर माँ से भी ज्यादा प्यार करती थी। चची एहसन आपसे चुप नहीं हो रहा था तो फिर आमीन आपी से कैसे चुप हो गया? हालांकि इन्होंने तो इससे दूध भी नहीं पिलाया। वही बात कर रही थी जो इसके जहन में आई थी। इसकी बात सुनकर साजिदा बेगम और आमीन दोनों ही हंसने लग गईं। मनाहिल मेरी जान, बच्चे माँ की खुशबू पहचानते हैं। कब से रामीन ने एहसन को उठाया नहीं था, इस वजह से वो रो रहा था। बस अब इसकी माँ आ गई है तो वो खामोश हो गया है। साजिदा बेगम ने आसान सी जुबान में मनाहिल को समझाया मगर इसे कुछ खास समझ नहीं आई। वो और भी सवाल करने लगी थी और वो मुस्कुरा कर इसके जवाब देते जा रही थी कि वहीं पर जारून भी आ गया। दोपहर का वक्त था। वो लंच करने के लिए ऑफिस से घर वापस आया था कि अपनी छोटी सी बीवी को देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दिन ब दिन वो खूबसूरत होती जा रही थी। पहले वो इससे इस निगाह से नहीं देखता था, भले वो बचपन से इसके निकाह में थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी तो इसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था और इसे देख कर ही इसके सुबह का आगाज होता था और जब तक वो इसे रात को ना देखे तब तक इसे नींद भी नहीं आती थी। और अब दोपहर में भी वो इससे देखने लगा था। अम्मी मेरे लिए एक कप चाय तो बनवा दे। वो माँ से यही चाहता था कि वो मिनाहिल को चाय बनाने के लिए भेजे। इसे मिनाहिल के हाथ की चाय बहुत ज्यादा पसंद थी और वो कोई खास काम तो नहीं करती थी लेकिन चाय बड़ी अच्छी बनाती थी। जाओ मिनाहिल बेटा, जारून के लिए चाय बनाकर लाओ। जैसे साजिदा बेगम ने कहा तो वो मुंह फैलाकर बैठ गई। चाची मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, आप मुलाजमा से कह दें कि चाय बनाए। मैं क्यों बनाऊं इनके लिए चाय? वो जानती थी कि इन दोनों का निकाह हो चुका है लेकिन आज तक कभी इसे इस तरह से अहमियत नहीं दी गई थी। शायद कम उम्र की वजह से इसकी बात सुनकर जारून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसे कभी भी इसकी बातों पर गुस्सा नहीं आता था। वो समझ सकता था कि वो इससे पूरे 12-13 साल छोटी है और अब तो जारून की उम्र 31-32 के करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन इसने कभी अब तक शादी का जिक्र ही नहीं किया था। वो दिल ही दिल में कितने दिनों से सोच रहा था कि अब रुखसती करवा लेनी चाहिए। इसकी बीवी अब इतनी बड़ी हो गई है कि इन दोनों की शादी हो जाए, लेकिन इसकी माँ ने अभी इस चीज का जिक्र ही नहीं किया था और वो भी कुछ लिहाज कर गया। वो बचपन से इस घर में रह रही थी। इन दोनों में बहन भाइयों वाली बॉन्डिंग हो गई थी, इसमें बातचीत भी हुई थी, लेकिन फिर भी वो इसे इस निगाह से कभी भी नहीं देखती थी जैसे कोई लड़की अपने मंगेतर या शौहर को देखती है। बेटा मैं कह रही हूँ ना, जारून के लिए चाय बना लो, बल्कि एक कप मेरे लिए भी लाना, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय बहुत ज्यादा पसंद है। साजिदा बेगम ने मीठी जुबान से कहा तो वो फौरन से मुस्कुराकर वहां से उठकर चली गई। इन्होंने इसकी चाय की तारीफ कर दी थी। वो भी चाय पीना चाहती थी लेकिन वो जानती थी कि इनका बेटा ज्यादा चाय पीने के लिए बेताब बैठा है और वो भी अपनी बीवी के हाथ ही मनाहिल चली गई। जारून माँ के साथ आकर बैठ गया। अम्मी मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी।
आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जैसे जारून ने कहा तो इन्होंने इसे रोक दिया। अभी खामोश हो जाओ, अभी मेरे सर में बेइंतहा दर्द हो रहा है और तुम्हारी बातें बड़ी लंबी होती हैं। मुझे चाय पीने दो, बाद में बात करेंगे। सासवा बेगम ने तो जारून को बोलने से पहले खामोश करवा दिया था। वो चुप साधे बैठा था। थोड़ी देर के अंदर ही मिनाहल इन दोनों के लिए चाय ले आई। रामीन ने चाय नहीं पी थी, इसलिए वो इसके लिए भी नहीं लेकर आई और ना ही अपने लिए चाय लेकर आई थी। वो दोपहर में चाय नहीं पीती थी। जैसे चाय की प्याली जारून ने अपने लबों से लगाई तो इस पर एक नशा चढ़ गया। वाकई में इसकी चाय इतनी जायके वाली होती थी कि कोई भी मदहोश हो जाता था। जिस तरह अब जारून हो गया था, या शायद मोहब्बत अपना असर दिखाने लगी थी। साजदा बेगम तो बड़े आराम से पी रही थी। चाय अच्छी थी, लेकिन इन्हें इतना भी महसूस नहीं हो रहा था जितना जारून को हो रहा था। मिनाल चोची के साथ आकर सोफे पर बैठ गई। बड़े सोफे पर दरमियान में साजदा बेगम और इधर उधर वो दोनों बैठे थे। रामीन दूसरे सोफे पर एहसन के साथ बैठी थी। जारून का दिल चाह रहा था कि दरमियान से माँ को उठाकर बीवी के साथ बैठ जाए, लेकिन क्या करता। अभी सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी, इसलिए वो हमेशा इससे दूर दूर रहता था। लेकिन जब से वो बड़ी बड़ी दिखाई देने लगी थी, तब से वो खुद को दूर नहीं रख पा रहा था। चाय पीने के बाद वो अपना लैपटॉप वाला बैग उठाकर वहां से ऊपर पहुंच गया। इसका इरादा बदल गया था। पहले तो इसने सोचा था कि लंच करने के बाद ऑफिस चला जाएगा, लेकिन अब इसने सोच लिया था कि वो बस आज नहीं जाएगा। वो बस अपनी ऑफिस का सीईओ था, कोई पाबंदी तो नहीं थी। अपनी मर्जी के मुताबिक वो आता जाता था, इसलिए ही आज अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं जा रहा था। ऊपर आ चुका था और फिर 10-15 मिनट के अंदर ही फ्रेश होकर नीचे पहुंच गया। मुलाजमा खाना लगा चुकी थी। आमतौर पर वो तो खाने के बाद चाय पीता था, लेकिन आज इसके भी सर में हल्का फुल्का दर्द था, इसलिए खाने से पहले चाय पी ली थी। अब वो सब खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ बैठे थे। मिनाहिल मासूम चेहरा बनाकर बिरयानी खा रही थी। इसे बिरयानी बहुत पसंद थी और आज मुलाजमा ने इसकी फरमाइश पर बिरयानी बनाई थी, वरना इस घर में ज्यादा बिरयानी नहीं बनती थी। साजदा बेगम को तो वैसे ही शुगर का मसला था, वो चावल ज्यादा नहीं खाती थी और रामीन भी कुछ दिनों से यहाँ पर आई हुई थी, इससे भी कुछ खास चावल पसंद नहीं थे और वो तो अपनी पसंद नापसंद बताता ही नहीं था। और बाकी बच्ची मिनाहिल, जिसको वो बेइंतहा पसंद आते थे। जारून मिनाहिल को देखकर ठंडी आह भरकर रह गया। इसके चेहरे पर सुर्खी आ गई। शायद इसने मिर्ची चबा ली थी। हाय अल्लाह, मिर्ची, चची जान पानी डाल कर दें। वो छोटे बच्चों की तरह बोली थी। जारून ने फौरन से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अगर वो मुंह हाथ पर ना रखता तो इसकी हंसी निकल जाती, अगर वो हंस देता तो फिर इसकी खैर नहीं थी। इसकी माँ से बहन और बीवी के सामने डांटना शुरू कर देती, इसलिए इसके मुंह पर हाथ रख लिया। सारसा बेगम ने जग उठाया और पानी ग्लास में उंडेल कर मिनाहिल के हवाले किया तो वो एक सांस में पूरा ग्लास पी गई, मगर फिर भी इसे सुकून नहीं आया। मिर्ची बहुत ज्यादा तीखी थी। चची जान, मुझे बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है, अब मैं क्या करूं? वो मासूम बच्ची की तरह बोलते जा रही थी। इस बार तो जारून खुद पर कंट्रोल न कर पाया और इसकी हंसी निकल गई। इसके हंसने की आवाज साजिदा बेगम के कान में पहुंची तो इन्होंने एक नागवार नजर बेटे पर डाली, मगर कहा कुछ नहीं। वो बीवी के सामने इसकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। अब साजिदा बेगम इसे कटोरी में कस्टर्ड डालकर दे रही थी। मिनाइल ने कस्टर्ड खाया तो उससे कुछ सुकून आया। मेरा पेट तो भर गया है, मैं तो वॉक करने के लिए जा रही हूँ। ये कहकर मिनाहिल वहां से उठ गई। वो थोड़ा बहुत ही खाना खाती थी, वो वहां से उठकर चली गई थी। अब वो तीनों बैठे थे। जारून, ये क्या तरीका है? वो बेचारी बच्ची अजियत में थी और तुम इस पर हंस रहे थे। क्यों दांत निकल रहे थे तुम्हारे? इन्होंने अब बेटे की क्लास लेना शुरू कर दी। अब इस पर आमीन हंस रही थी। हाँ भाई, बताए ना। इसे छेड़ने लगी थी। अम्मी क्या करूं, मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई, बिल्कुल बच्ची है मिनाहिल। वो मुस्कुराते हुए जवाब दे रहा था और वो दोनों भी मुस्कुराकर इसकी बातें सुन रही थी। मिनाहिल बाहर आ चुकी थी। थोड़ी देर के अंदर वो भी खाना खाकर बाहर आ गया। वो दोनों एक ही बेंच पर बैठे थे। इसे देखकर मिनाहिल को कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं होती थी, इससे वो वहां से उठकर नहीं गई थी। अचानक से मिनाहिल ने महसूस किया कि जारून इसके करीब आ रहा है तो इसे अजीब सी उलझन होने लगी। वो इसके करीब होता जा रहा था। वो एक ही बेंच पर बैठे थे। अब इनके दरमियान में फासला ना होने के बराबर था। बस इतना ही फासला था कि इनके जिस्म एक दूसरे से नहीं लग रहे थे। मिनाल को बड़ा ही अजीब लगा तो वो वहां से उठकर जाने लगी तो जारू ने इसका हाथ पकड़ लिया। अपने गिर्द शॉल को लपेटते हुए मिनाल फौरन से पीछे देखने लगी थी। जारून, प्लीज छोड़े मुझे, मुझे ठंड लग रही है, मैंने अंदर जाना है। वो झूठ बोल रही थी। अभी इतनी भी ठंड नहीं हुई थी। दिन को धूप निकलती थी, इस वजह से रात को भी ज्यादा ठंड महसूस नहीं होती थी। अक्टूबर लग चुका था और इसने शॉल भी पहन ली थी, मगर ठंड के लिए झूठ बोल रही थी।
ज़ारून ने इसका हाथ न छोड़ा बल्कि इसे खींचकर दोबारा से बेंच पर बिठा दिया। अब तो वो इतना करीब बैठे थे कि दरमियान में कोई भी फासला नहीं था। इन दोनों के कंधे एक दूसरे के साथ लग रहे थे। मिनाहिल, कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो, तुम मेरी बीवी हो, मेरा तुम पर हक है। क्या मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकता? वो सीधी सी जुबान में बात कर रहा था। वो जानता था कि अगर वो बात को घुमा फिरा कर रोमांटिक अंदाज में करेगा तो इससे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, और वो बार बार बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। इसकी बात सुनकर वो नसें झुकाकर बैठ गई। भले वो इसे कभी इस निगाह से नहीं देखती थी, लेकिन इसकी हरकत से वो झीम कर रह गई थी और नजरें उठाने के काबिल नहीं रही थी। बताओ मुझे, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जैसे ज़ारून ने कहा तो वो नफी में सर हिलाने लगी। हाँ तो फिर क्यों नहीं बैठती मेरे पास? तो अम्मी और आमीन के पास बैठती हो, हालांकि सबसे ज्यादा हक मेरा है। तुम मेरे निकाह में हो, वो भी आज से नहीं, बचपन से। अगर तुम्हारा यही ख्याल रहा तो बड़ी जल्दी मैं रुखसती करवा लूंगा। रुखसती की धमकी देते हुए वो मुस्कुराया था और इसकी मुस्कुराहट इस वक्त मिनाहिल को जहर लग रही थी। ज़ारून, आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी अभी तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है। वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुकी थी और वो इससे कह रहा था कि वो रुखसती करवाना चाह रहा है। हाँ तो मैं ये तो नहीं कहा कि तुम पढ़ाई खत्म कर देना, तुम बाद में पढ़ती रहना, बिल्कुल, बल्कि मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा। इसमें कौन सी फिक्र वाली बात है? वो इसका हाथ थामते हुए बोला तो वो मासूम आंखों में नमी लेकर इसकी तरफ देखने लगी। नहीं, मैं अभी ये सब नहीं चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। रामीन आपी ने भी तो अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी, इसके बाद इनकी शादी हुई, मैं क्यों अभी से शादी करूं? वो रामीन से मुकाबला करने लगी थी। इसकी मासूमियत देखकर वो इस पर मन बैठा था। मेरी प्यारी बीवी साहिबा, रामीन का शौहर इसका हमउम्र था, मैं आपसे बड़ा हूं, क्या मुझे बूढ़ा करने का इरादा है? वो हंसते हुए बोला तो वो भी खिलखिला कर हंसने लगी। हाँ तो हो जाए बूढ़े, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूंगी। वो खिलखिलाते हुए बोली तो वो और भी ज्यादा हंसने लगा। वो दोनों हंसते जा रहे थे। मोहतरमा, अब तो तुम कह रही हो कि तुम्हें मेरे बूढ़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, तो इस वक्त सबसे ज्यादा फर्क तुम्हें ही पड़ेगा। फिर तुम ही कहोगी कि तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं। वो इसे समझाने लगा था और इसकी बात बड़े गौर से सुन रही थी और समझ भी रही थी, लेकिन फिर भी इसे ये सब इतनी जल्दी नहीं चाहिए था। जो भी है, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ और आपने चची जान से ये बात नहीं करनी, वरना वो आपकी बात मान लेंगे। तो वो आपकी हर बात मान लेती है और अब चची की बात करने लगी थी। इसकी बात सुनकर तो वो मुस्कुराए जा रहा था। हालांकि इसकी माँ इससे ज्यादा मिनाहिल की बातें मानती थी और वो कह रही थी कि चची तुम्हारी बात सुन लेती है। अच्छा छोड़ो इस सब बातों को, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी दोस्त की शादी कब है? अम्मी कह रही थी कि कुछ दिनों में तुमने अपनी दोस्त की शादी में जाना है। वो अब टॉपिक चेंज कर रहा था। हाँ शादी तो है, लेकिन अभी है 2-4 दिन और मेरा जाने का इरादा भी नहीं है। चची की तबीयत ठीक नहीं रहती। रामीन आप ही मेरे साथ जाती नहीं है तो मैं अकेली कैसे जाऊंगी? वो अपना दूसरा मसला बयान कर रही थी। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं चलूंगा ना तुम्हारे साथ, हम दोनों कपल की तरह जाएंगे। वो दोबारा से अपनी बात पर आ गया था। आप भी ना हर जगह पर अपना फायदा देखने लग जाते हैं। वो नजरें झुकाकर शर्माते हुए बोली तो वो हैरान रह गया। पहली मर्तबा ऐसी बात कर रही थी, शायद उम्र के हिसाब से इसमें भी फीलिंग्स आना शुरू हो गई थी। मेरा क्या फायदा इसमें, बताओ मुझे जरा। वो उसके दोनों हाथों को अपने करीब करते हुए बोला तो फिर भी नजर ना उठा पाई। वो बार बार पूछ रहा था कि बताओ कि तुम्हारे साथ जाने में मेरा क्या फायदा है। वो जानता था वो क्या कहना चाहती है और वो ये कहना चाहती थी कि ज़ारून इसके करीब रहना चाहता है और इसी में इसका फायदा है, लेकिन अब वो भूल नहीं पा रही थी। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी दोस्त की शादी हो रही है तो तुम क्यों नहीं करना चाहती शादी? वो भी तो तुम्हारी हम उम्र होगी ना। इसकी बात सुनकर मिनाहिल सर पकड़ कर बैठ गई। नहीं बाबा, वो मेरी हम उम्र नहीं है, वो मुझसे 3 क्लासेस सीनियर है। बस ऐसे हमारी दोस्ती हो गई। अब देखे ना, इस बात में भी आप अपना फायदा सोच रहे हैं। वो एक मर्तबा दोबारा से इसके फायदे की बात करने लगी थी। वो पहली मर्तबा इसके इतने करीब बैठकर इससे बातें कर रही थी और ये ज़ारून के लिए किसी तोहफे से कम नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ वक्त गुजार कर इस चीज का अंदाजा लगा रहा था कि क्या वो शादी के लिए भी तैयार है या नहीं। और अब इसे लग रहा था कि वो भले शादी कर ले, लेकिन वो अब इतनी काबिल हो गई है कि शादी वाले रिश्ते को निभा सके। इसे सोच लिया कि वो बहुत जल्दी अपनी माँ से इस बारे में बात करेगा। रामीन का शौहर 1 साल के लिए कोई डिग्री मुकम्मल करने के लिए दुबई गया हुआ था। वो 1 साल के लिए यहीं पर रहने के लिए आ गई थी क्योंकि इसके ससुराल में कोई भी नहीं था। वो अपने शौहर के साथ अकेली रहती थी और अब जबकि इसका शौहर ही घर पर नहीं था तो वो यहाँ पर रहने के लिए आ गई थी और अपना बच्चा भी साथ लाई थी।
اب اسے یہاں پر رہتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا جب سے وہ یہاں پر آئی تھی، تو احسن کے ساتھ منال کا اچھا وقت گزرتا تھا۔ وہ ہر وقت اسے اٹھانے کی کوشش کرتی تھی لیکن رامین اسے اٹھانے نہیں دیتی تھی اور اس بات کی اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیوں نہیں اٹھا سکتی۔ کچھ دیر وہ دونوں وہیں پر باتیں کرتے رہے اور پھر جب مناہل کو نیند آنے لگی تو وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو وہ بھی اس کے ساتھ آ گیا۔ زارون نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ زارون چھوڑے میرا ہاتھ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو اس کے منہ سے ایسی سنجیدہ بات سن کر تو زارون 100% شور ہو گیا کہ اب تو شادی کر لینی چاہیے۔ اب اسے اتنی سمجھ ہے کہ بڑوں کے سامنے یہ حرکات نہیں کرتے۔ زارون نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ فوراً ہی وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ اندر پہنچ چکی تھی۔ رامین اور ساجدہ بیگم اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور وہ نہیں روکتے بھی نہیں۔ وہ انہیں کیسے روکتی؟ وہ ایک دوسرے کے نکاح میں تھے، بس رخصتی ہوئی تھی۔ زارون پیچھے رہ گیا تھا اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آج رات ہی رخصتی کروا کر اسے کمرے میں لے جائے، لیکن کیا کرتا، ابھی ماں سے بات کرنی تھی۔ اب اسے صبح کا انتظار تھا اور پھر صبح کا سورج بھی طلوع ہو گیا۔ ہر طرف روشنی روشنی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ سب لان میں بیٹھے تھے۔ زارون آفس کا ٹائم گزر چکا تھا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ آفس جائے۔ وہ موقع دیکھ کر ماں سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن مناہل اور رامین کے سامنے نہیں۔ تھوڑی دیر بعد رامین احسن کو لے کر وہاں سے چلی گئی اور مناہل بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی تو وہ دونوں ماں بیٹا اکیلے رہ گئے۔ امی، میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اب اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اب میں بات کروں۔ وہ چہرے پر ہلکی پھلکی ناراضگی سجا کر بولا تھا، وہ بھی جان بوجھ کر، تاکہ اس کی ماں کو احساس ہو کہ انہوں نے اس کی بات کیوں نہیں سنی۔ بولو میری جان، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ انہوں نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ایسی کون سی خاص بات ہے؟ خیر تو ہے نا؟ وہ پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیا بات ہے۔ امی خیر ہے، بلکہ سمجھے خیر ہی خیر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب میں مناہل کو رخصت کر کے اپنے کمرے میں لے جاؤں۔ اب وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ رخصت ہی ہو سکتی ہے۔ میں نے اتنے سال انتظار کیے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ باپ تو تھا نہیں، اس لیے وہ ماں کے سامنے شرماتے ہوئے یہ بات کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر ساجدہ بیگم بھی سوچ میں پڑ گئی۔ بیٹا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میں بھی کچھ دنوں سے یہی سوچ رہی تھی، لیکن بیٹا ابھی وہ اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ رشتہ نبھا سکے۔ میں کیسے رخصت کر کے اسے تمہارے کمرے میں بھیج دوں؟ ساجدہ بیگم بے انتہا پریشانی کے عالم میں بول رہی تھی۔ وہ واقعی میں بیٹے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ اس کا گھر بسانا چاہتی تھی، اس کی اولاد کو اپنے ہاتھوں میں کھلانا چاہتی تھی، لیکن ابھی اس سب کے لیے انہیں کچھ انتظار کرنا تھا۔ امی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کہتی تھی کہ جب وہ بڑی ہو جائے گی تو آپ ہم دونوں کی شادی کر دیں گی۔ اب وہ اتنی بھی ننھی بچی نہیں ہے، میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، میں نے بات چیت کی ہے اس سے۔ بس آپ رخصتی والی بات کے بارے میں سوچیں، باقی اگر کچھ مسئلہ ہوگا تو میں سنبھال لوں گا۔ وہ دبے لفظوں میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر وہ اس قابل نہ ہوئی تو وہ اتنی جلدی ازدواجی رشتہ قائم نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں سوچتی ہوں اس بارے میں اور رامین سے بھی بات کرتی ہوں، پھر کرتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ ساجدہ بیگم کی بات سن کر زارون کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ اس سے اپنی ماں کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی یہی چاہتی ہیں۔ دن گزر گیا اور پھر اگلا دن بھی آ گیا۔ آج مناہل نے اپنی دوست کی مہندی پر جانا تھا۔ ساجدہ بیگم نے اسے کہا تھا کہ تمہیں زارون چھوڑ کر آئے گا۔ وہ بالکل تیار کھڑی تھی لیکن ابھی تک وہ آفس سے واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اس سے زیادہ کالز کیے جا رہی تھیں۔ وہ راستے میں تھا، موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی، اس لیے وہ کال نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اور پھر 10 منٹ بعد جب وہ گھر پہنچا تو منہ پھلائے ڈرائنگ روم میں ساجدہ بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں نمی تھی اور لگ رہا تھا کہ اب اس کا موڈ خراب ہو چکا ہے۔ اپنی ننھی سی بیوی کا خراب موڈ دیکھ کر وہ فوراً ہی اس کی طرف آ گیا۔ مناہل چلو، میں نے تیار ہونا ہے۔ اس کے خراب موڈ کو دیکھ کر وہ بھی اپنی تیاری بھی بھلا بیٹھا۔ وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اب مجھے نہیں جانا، اتنا زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، اب تو مہندی کا فنکشن بھی سٹارٹ ہو چکا ہوگا۔ مسٹرڈ کلر کے شرارے میں، ہاتھوں میں گجرے پہنے، لمبے بال کمر پر کھلے چھوڑ کر وہ حسینہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ وہ اس پر مڑ مٹا تھا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جسے آج اس کی اپنی مہندی ہو۔ گوڑی چٹی رنگت پر مسٹرڈ کلر ابھر کر سامنے آ رہا تھا۔ امی سے سمجھائے نا، مجھے دیر ہو گئی ہے، اب جا رہا ہوں نا، میں تیار بھی نہیں ہو رہا، ابھی اتنی بھی دیر نہیں ہوئی، مہندی کے فنکشن رات میں ہی ہوتے ہیں۔ وہ اداس سے لہجے میں ماں سے بولا تو ساجدہ بیگم اسے سمجھانے لگی۔ چلی جاؤ بیٹا، وہ کام پر تھا اس لیے جلدی نہیں آ پایا، اب تم دیر کروا رہی ہو، اٹھو چلو، شاباش، جاؤ
زارون کے ساتھ۔ ساجدہ بیگم نے تھوڑی بہت سختی اور پیار کے ساتھ کہا تو وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ہیل کے ساتھ ٹک ٹک کرتی ہوئی باہر پہنچ گئی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی تھی لیکن زارون نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اگلی سیٹ پر بٹھا دیا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ وہ شیشے کے باہر دیکھ رہی تھی، وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا میری جان کو؟ جیسے وہ پیار بھرے لہجے میں بولا تو دوسری طرف دیکھتے ہوئے وہ مسکرانے لگی۔ وہ پہلی مرتبہ کھلے عام اسے جان کہہ رہا تھا۔ آج تک صرف اور صرف اپنے خیالات میں اس طرح کی بات سوچی تھی، لیکن کل والی باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ یہ سب سمجھنے لگی ہے۔ میری طرف دیکھ کر مسکراؤ، ادھر دیکھ کر مسکرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے اس نے مرر سے اسے مسکراتا ہوا دیکھا تو وہ فوراً سے دانت نکال کر کہنے لگا تو وہ بھی اور زیادہ مسکرانے لگی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ کی وجہ سے میری دیر ہو گئی۔ اب نہ جانے میری دوستیں کیا کہیں گی کہ میں آخری وقت میں آئی ہوں، اور اب ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ زارون نے اس کا سر پکڑ کر اپنے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکائے ہوئے تھی، نکاح اپنا اثر دکھانے لگا تھا۔ وہ بھی عمر کے ساتھ ساتھ وہ اتنی اب میچور ہو گئی تھی کہ ان سب چیزوں کو سمجھ پائے۔ وہ اس کے کندھے سے سر ٹکاتے ہوئے زارون کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر۔ میری جان، بس ہم 5 منٹ میں پہنچنے والے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے بھی اندر لے کر جاؤ گی یا باہر ہی کھڑا رکھو گی؟ اس نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ اندر نہیں جا سکتے۔ جیسے وہ بولی تو وہ حیران رہ گیا۔ کیوں؟ میں کیوں اندر نہیں جا سکتا؟ میری دوستیں کیا کہیں گی کہ آپ مہندی پر 3 پیس میں آ گئے ہیں؟ آپ تو تیار ہی نہیں ہوئے، میری بے عزتی ہو جائے گی۔ وہ سیریس ہو کر بولی تھی مگر زارون کا کہکا نکل گیا۔ اس سے اچھا لگا تھا کہ وہ اس پر توجہ دینے لگی ہے۔ اوکے باس، جیسے آپ کی مرضی۔ اگر آپ کہتی ہیں تو میں باہر کھڑا رہ کر انتظار کر لوں گا اور پھر آپ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر وہ اسپات میں سر ہلانے لگی اور آخرکار ان کی منزل بھی آ گئی۔ وہ اتر کر اندر چلی گئی تھی اور وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا دل مچل رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ اندر جا کر اس کی تیاری دیکھے، لیکن وہ نہیں جا پایا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے حکم سنا دیا تھا کہ وہ گیٹ اپ میں مہندی کے فنکشن پر نہیں آ سکتا، وہ 3 پیس میں تھا۔ وہ آفس سے سیدھا یہاں پر آ گیا، تیاری کرنے کا تو موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ بس جیسے اس کی دوست کی شادی ختم ہوگی تو وہ بھی اپنی شادی کروا لے گا۔ رات کے 12 بجے وہ باہر آئی اور پھر وہ دونوں خان بنگلہ پہنچ گئے۔ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی، اس لیے بنا کوئی بات کیے کمرے کے اندر چلی گئی تھی۔ وہ بھی اپنے کمرے کے اندر پہنچ گیا تھا۔ وہ جاتے سال فریش ہو کر بیڈ پر دراز ہو گیا۔ وہ بھی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تھک چکا تھا اور پھر نہ جانے کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو 12 بج رہے تھے۔ آج سنڈے کا دن تھا، اس نے آفس نہیں جانا تھا اور آج مناہل کی دوست کی بارات تھی اور پھر بارات کا دن بھی گزر گیا۔ آج اس نے پنک کلر کی ساڑی پہنی تھی اور وہ بھی اس کے ساتھ شادی میں گیا تھا۔ وہ اپنے منہ سے اپنے دوستوں کو بتاتی رہی تھی کہ یہ میرے ہسبینڈ ہیں، کیونکہ اس کی سبھی دوستیں جانتی تھیں کہ وہ اپنے کزن کے نکاح میں اپنے منہ سے یہ بات کر کے اسے شرم تو محسوس ہوئی تھی، لیکن کیا کرتی؟ دوستیں جو پوچھ رہی تھی تو جواب دیے بنا نہیں رہ سکی اور جھوٹ بھی تو نہیں بول سکتی تھی اور ویسے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ وہ اسے دل سے قبول کرنے لگی تھی۔ اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر زارون بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا کہ وہ اسے سب کے سامنے قبول کر رہی ہے۔ اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ بے انتہا خوش ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی بڑی ہو گئی ہے اور اب وہ رخصتی کرا لے گا۔ اور پھر 2-4 دن بعد اس نے ماں سے ضد لگا لی کہ بس مجھے رخصتی کرنی ہے ورنہ میں ناراض ہو کر لاہور چلا جاؤں گا۔ اس نے ماں کو دھمکی دی تو ساجدہ بیگم بھی اس کی بات مان بیٹھی اور اسی وقت انہوں نے مناہل کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ اگلے جمعے ہی ان دونوں کی بارات اور پھر ہفتے کو ولیمہ ہوگا۔ یہ خبر سن کر مناہل کی آنکھوں میں آنسو لیے فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ جانتا تھا وہ پریشان ہو گئی ہے، ابھی وہ پڑھنا چاہتی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ بھی اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ صوفے پر منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ کیا ہو گیا مناہل؟ میں نے ایسی بھی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں نے رخصتی کروانی ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ شادی کے بعد تم پڑھتی رہنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا اور وہ مسلسل اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں آپ سے ناراض ہوں، آپ جائیں یہاں سے۔ میں آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی میں شادی کے بعد آپ سے بات کروں گی۔
اس نے मासूमियत के साथ कहा तो वो मुस्कुराने लगा। शादी के बाद तो तुम्हें बात करनी होगी, कैसे खामोश रहोगी? एक कमरे में जो रहेंगे। जैसे इसने एक कमरे वाली बात की तो वो सोच में पड़ गई। शादी का यही मतलब था कि इन्होंने एक कमरे में रहना था, और ये मिनाहिल ने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे शादी नहीं करानी, मैं आपके साथ कैसे रहूंगी एक कमरे में? वो बच्चों की तरह बात करने लगी थी। हाँ तो पागल, शादी का यही मतलब होता है कि मियाँ बीवी एक कमरे में रहते हैं। अब तुम ये रोना धोना छोड़ो और शादी की तैयारियां करो। रामीन कह रही थी कि वो तुम्हें भी साथ मार्केट ले जाएगी ताकि तुम अपनी पसंद से सब कुछ ले सको। वो इसे समझाने बुझाने के बाद कमरे से बाहर निकल आया था और वो घुटनों में सर दिए रो रही थी। वो वाकई में बहुत ज्यादा परेशान थी। वक्त गुजरता जा रहा था और आखिरकार जुमेरात का दिन भी आ गया। आज उनकी मेहंदी का दिन था। वो शॉकिंग पिंक कलर के लहंगे में मेहंदी के गेटअप में स्टेज पर बैठी इधर उधर देख रही थी। मासूमियत तो इसके चेहरे से बरस रही थी और वो भी इसके साथ स्टेज पर बैठा था और बार बार इसके कान में सरगोशी कर रहा था कि मोहतरमा, अब तुम ऑफिशियली तौर पर मेरी होने वाली हो और तुम पर मेरी मर्जी चलेगी। वो जैसे जैसे ये कह रहा था तो इस पर गुस्सा कर रही थी और कह रही थी कि पहले तो आपने कहा था कि आप मेरी हर बात मानेंगे, और अब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो इससे छेड़ने में लगा हुआ था और वो बस छेड़ती जा रही थी। और फिर मेहंदी का फंक्शन भी अपने इख्तिताम को पहुंच गया। वो चेंज करके अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। वो मेहंदी लगवा चुकी थी, मेहंदी का रंग बहुत अच्छा आया था। वो हाथों पर लोशन लगा रही थी कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुला तो वो जल्दी जल्दी दुपट्टे की तरफ भागी, क्योंकि इसने दुपट्टा थोड़ी देर पहले वहीं पर उतार कर रख दिया था। वो दुपट्टा लेकर इसके करीब आकर खड़ी हो गई थी। आप यहाँ पर क्या करने आए? चची जान ने कहा कि आप मुझे नहीं देख सकते। वो दुपट्टे से अपना मुंह छुपाते हुए बोली तो वो इसके करीब बढ़ा और इसके दोनों हाथों को दीवार पर पिन कर दिया। अब इसके चेहरे पर कोई निकाब नहीं था, दुपट्टा भी गले में आ चुका था। बेगम साहिबा, आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि आपका शौहर मैं हूं ना कि अम्मी। तो जैसा मैं कहूंगा वैसा होगा। हमारा निकाह पहले हो चुका है। मैं आपसे दूर रहने वाला नहीं हूँ। सीधी सी बात है, मैं तो आपकी मेहंदी में अपना नाम ढूंढने के लिए आया हूँ। वो इसके हाथ पर गहरी नजर डालते हुए बोला तो वो मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाने लगी। मैंने तो आपका नाम लिखवाया ही नहीं। जैसे इसने ये कहा तो जारून को बहुत बुरा लगा। मिनाहिल, ये नहीं हो सकता। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुमने नाम लिखवाना है। ये क्या तरीका है? वो नाराज हो गया था और वो इसके हाथ छोड़कर सोफे पर बैठ गया था। वो भी इसके पास आकर बैठ गई। मैंने तो ये नहीं कहा कि नहीं लिखवाया, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। वो अब शरारत भरे लहजे में बोल रही थी। इसने वाकई में नाम बहुत ज्यादा छुपा कर लिखवाया था। वो अब इसकी दोनों बाजों को पकड़े बैठा था। मैं नाहिल, बताओ ना, कहाँ पर लिखवाया नाम? इसे नाम कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। वो 1000 बार देख चुका था। वो मुस्कुराए जा रही थी और कह रही थी कि ये आपका काम है, मेरा नहीं। आप ढूंढ कर दिखाएं। वो जानबूझकर इससे छेड़ रही थी। इसने नाम कोहनी के जरा करीब लिखवाया था और वो पीछे देख ही नहीं रहा था, सामने से देख रहा था, इसलिए इसे नाम नहीं मिल रहा था। और फिर वो नाराज होकर इसके कमरे से चला गया क्योंकि वो नहीं बता रही थी और आखिर में इसने यही कहा था कि ये आपका काम है, आप कल ढूंढिएगा। वो भी सब्र करके चला गया था और फिर कल का दिन भी बड़ी जल्दी आ गया। सारे मेहमान आ चुके थे। मेहंदी में ज्यादा लोग नहीं आए थे, लेकिन बारात में बहुत ज्यादा लोग आए थे जो दोपहर से आना शुरू हो गए थे। दूर दूर से मेहमानों ने आना था और फिर बारात का फंक्शन भी ज्यादा लेट नहीं था। साजदा बेगम को पसंद नहीं था। बारात का फंक्शन घर पर नहीं रखा गया था, हॉल में था, इसलिए वो वक्त पर ही सब कुछ करवाना चाह रही थी। और फिर शाम के 5 बजे सब लोग हॉल पहुंच गए और फिर वहां से मिनाहिल रुखसत होकर घर आ गई। वो इसी घर में दोबारा आ गई थी जहां पर वो रहती थी। रामीन ने इसे भाई के कमरे में पहुंचा दिया था। वो कमरे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। कमरा बड़ी नफासत से सजाया गया था और वो भी सफेद फूलों से। वो जानती थी कि वो जानता है कि इसे सफेद फूल पसंद है, लेकिन वो हैरान इसलिए हो रही थी कि क्या वो इसकी पसंद नापसंद का इतना ख्याल रखते हैं। लोग कहाँ अपनी शादियों में सफेद फूल लगवाते हैं, लोग तो सुर्ख गुलाब लगवाते हैं, लेकिन इसकी पसंद को मलहूज़े खातिर रखते हुए इसने सारी डेकोरेशन सफेद फूलों से करवाई थी और वो इन्हें देखकर अपनी किस्मत पर रश कर रही थी।
इन दोनों का रिश्ता सीधा साधा सा था, इन्हें स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो सोच चुकी थी कि वो इससे नाराजगी का इजहार करेगी कि इसने इतनी जल्दी रुखसती क्यों करवाई। और फिर जब वो कमरे में आया तो वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। मोहतरमा, आज आपकी बारात है, आपने इधर बैठना है। वो बेड की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए बोला था। वो शर्मा गई थी। वो शर्मा तो रही थी, लेकिन इसे इतनी भी शर्म नहीं आ रही थी कि वो बेड पर बैठ जाए। इन दोनों की सारी जिंदगी एक साथ गुजरी थी और अब वो रिश्ता जो कभी अधूरा था आज मुकम्मल हो गया था। फिर इसने इसका हाथ थामा और इसे बेड पर ले गया। वो दोनों साथ साथ बैठे हुए थे। हाँ भाई, अब बताओ कहाँ लिखा है मेरा नाम? वो इसके दोनों बाजू पकड़ते हुए बोला, हालांकि इसकी आस्तीनें फुल थीं। मेहंदी तो नजर ही नहीं आ रही थी, बस हाथों से दिखाई दे रही थी। मैंने आपसे कल भी कहा था, ढूंढा आपका काम है, मेरा नहीं। आज तो तुमने फुल आस्तीनें पहन ली हैं, मैं कैसे ढूंढूं? इन्हें उतारो, फिर ढूंढूंगा ना। वो इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला तो वो शर्मा कर रह गई, लेकिन इससे एंजाइटी होने लगी थी और इस चीज का एहसास साजिदा बेगम ने भी जारून को दिलवाया था कि वो भी बच्ची है, इसके साथ इतनी जल्दी भी कुछ ना करें। रुखसती हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ समझ जाएगी, तो फिर वो इज़्दवाजी रिश्ते में भी बन जाएंगे। इसके चेहरे पर आई शर्मो हया देखकर वो समझ गया कि वो इसकी बात तो समझ गई है, लेकिन इसके चेहरे पर आई परेशानी देखकर वो इतना तो समझ गया था कि वो घबरा रही है। मिनाहिल, घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगा। अभी मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। वो दबे लफ्जों में से बता गया कि मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। वो मुस्कुरा रही थी, वो अब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो उसे बता चुकी थी कि कोहनी के करीब ही इसका नाम लिखा हुआ है, तो वो हंसता गया कि कोहनी पर कौन नाम लिखवाता है। और फिर सारी रात वो यूं ही प्यार मोहब्बत की बातें करते रहे, लेकिन हाथों से आगे ना बढ़े। और फिर अगला दिन भी आ गया। ये दिन बड़ा ही खुशगवार था। जारून बहुत ज्यादा खुश था, इसके चेहरे से मुस्कुराहट अलग नहीं हो रही थी। इसका दिल चाह रहा था कि हवाओं में उड़ता रहे। आज वलीमे का फंक्शन भी हॉल में था और वो रात को था। वलीमे का फंक्शन होने के बाद वो अब घर आ चुके थे। वो सिल्वर कलर की मैक्सी में बेहद हसीन लग रही थी और अब चेंज करने के लिए बाथरूम की तरफ जा रही थी, लेकिन जारून ने इसे रोक लिया। बेगम साहिबा, क्या मुझे अपनी तैयारी नहीं दिखाएंगी? वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला। वो बस कहना चाहता था कि वो भी चेंज ना करे, वो इसका दीदार करना चाहता था। जारून प्लीज, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, आपको पता है ये ड्रेस कितना हैवी है, प्लीज मुझे चेंज करने दें। फिर बेशक देखते रहिएगा। वो हाथ छुड़वाकर फौरन वहां से भाग गई और वो मुस्कुराता रह गया। और फिर ये हसीन रात भी गुजर गई। हर रात ऐसे गुजरती जा रही थी। अब तक इनके दरमियान कोई ऐसा रिश्ता कायम नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जारून खुश था। साजिदा बेगम ने इससे कहा था कि वो 1-2 साल मजीद इंतजार कर ले ताकि वो मुकम्मल तौर पर जवान हो जाए। वक्त गुजरता जा रहा था। अब इनकी शादी को पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका था, बल्कि इससे भी ऊपर हो चुका था। रामीन अभी तक यहीं पर थी। अभी तो इसने पूरा साल यहीं पर रहना था। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। वो ऑफिस गया हुआ था। रामीन, आप ही मुझे दिखाएं। एहसन, मैंने उठाना है। वो बोली तो रामीन ने इसे रोक दिया। नहीं मिनाहिल, तुम नहीं उठा सकती, मुझे खुद को उठाने दो। रामीन ने ये कहते साथ ही सोफे से एहसन को उठा लिया। 8 माह का एहसन अब रामीन की गोद में आ चुका था और मिनाहिल की आंखों में नमी आ गई थी। वो फौरन वहां से भाग गई। पहले वो समझती थी कि मेरी शादी नहीं हुई, इसलिए रामीन आप ही मुझे नहीं उठाए देती, लेकिन अब तो शादी भी हो चुकी थी और वो इस एहसन को नहीं उठाने दे रही थी। वो बेचारी यही समझती थी कि इसकी बातों से वो कितनी ज्यादा दिल बर्दाश्त हो रही है। वो सारा दिन अपने कमरे में रोती रही और फिर जब रात को वो कमरे में आया तो वो इससे लिपट गई और फिर इसकी गोद में चढ़कर बैठ गई। जारून, मुझे नहीं पता, मुझे बेबी चाहिए। रामीन आप ही मुझे एहसन को उठाने नहीं देती, मुझे अपना बेबी चाहिए। वो मासूमियत से बोले जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि इसके लिए किन हालात से गुजरना पड़ेगा। इसके मुंह से बेबाकी से बात सुनकर जारून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वैसे भी वो अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक कमरे में रहते हुए जवान मर्द कैसे खुद पर इतना ज्यादा कंट्रोल कर सकता था, और वो भी हलाल बीवी की मौजूदगी में। ठीक है मेरी जान, बस तुमने रोना नहीं है। 9 माह बाद बच्चा तुम्हारी गोद में होगा। अब खुश? इसने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाने लगी और फिर इसने इसका हाथ थामा और इसे बेड पर ले गया। जब इसके गले से दुपट्टा निकाल कर एक तरफ रखा तो वो अजीब नजरों से इसकी तरफ देखने लगी, जैसे
پوچھنا چاہ رہی ہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کی زبان گونگی ہو گئی کیونکہ زارون نے اس سے کہا تھا کہ تم نے کچھ بولنا نہیں ہے، اور پھر اس لیے اس نے کچھ نہ بولا۔ آج کی رات ان کے ہجر کی پہلی رات تھی اور اس رات زارون کو لگا کہ اس نے مکمل طور پر اسے حاصل کر لیا۔ صبح ہوئی تو وہ کمر درد کی شکایت کر رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ تمہیں خود کو ہی شوق تھا، یہ سب بھگتنا پڑے گا، ایسے تو بچہ پیدا نہیں ہو جاتے۔ وہ شرما رہی تھی۔ تو جو سب ہو چکا تھا وہ چاہتی تو نہیں تھی، لیکن شاید نکاح میں رہتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے دور بھی تو نہیں رہ سکتے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اب ان کی زندگی پہلے سے اچھی گزرنے لگی تھی۔ وہ کالج بھی جانے لگی تھی، ان کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ آج جب وہ کالج سے آئی تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ ساجدہ بیگم پریشان ہو گئی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ بیٹا کیا کارستانی کر چکا ہے، اور پھر انہوں نے بیٹے کو کال کی اور وہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ جب ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی تو وہ دونوں بے انتہا خوش ہو گئے۔ وہ مٹھائی لے کر گھر آئے تھے۔ ساجدہ بیگم بھی خوش تھیں۔ آج کا دن بڑا اچھا گزر گیا۔ ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھیں اور وہ سب سے زیادہ خوش تھیں کہ اب اس کا اپنا بیبی آنے والا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی میچور ہوتی جا رہی تھی، اور پھر 3 ماہ بعد ساجدہ بیگم نے اس کا کالج چھڑوا دیا کہ اس حالت میں کالج نہیں جانا۔ وہ اداس ہو گئی اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنے لگی۔ میرا کیا قصور ہے؟ تمہیں خود کو بیبی چاہیے تھا، میں نے تمہیں کالج جانے سے منع نہیں کیا۔ تم جاؤ کالج اور دوستوں سے بنواؤ مذاق۔ اس کا پیٹ بھرنے لگا تھا اور وہ کالج جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اور آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب اس نے چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ اس دن زارون کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا تھا۔ وہ اتنے سال نکاح میں رہا لیکن اپنی لمٹس نہیں بھولا تھا، اور آج اس کی بیوی نے اس کی گود میں چاند سا بچہ ڈال دیا تھا۔ وہ بے انتہا خوش تھا۔ محترمہ، اب کہاں گئی آپ کی پڑھائی؟ اب تو پڑھائیاں ختم، اب تے بچے کو پڑھانا ہوگا۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا اور وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر آپ رخصتی نہ کرواتی تو یہ ہوتا ہی نہیں۔ وہ اب بھی اس سے قصوروار کہہ رہی تھی۔ ہاں کہہ تو سکتی ہو، یہ سب میری کارستانی ہے۔ وہ شرارت سے بولا تو وہ اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ لگا گئی۔ اب وہ چھوٹی بچی نہیں رہی تھی، ایک بچے کی ماں بن چکی تھی، اور اس 1 سال کے ریلیشن شپ نے اسے سکھا دیا تھا کہ واقعی میں عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بس کبھی مذاق میں اسے یہ سب کہہ دیتی تھی۔ اب ان کی زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنی محبت کے سفر میں کوئی مشکلات نہیں دیکھی تھی۔ ہنستے مسکراتے ان کی محبت کا سفر رواں دواں تھا۔